गरीब लड़की का जादुई शादी का लहंगा। गंगापुर गांव में बिंदिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। बिंदिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। गांव के सभी लड़के उसकी खूबसूरती के पीछे पागल रहते थे, जिस वजह से गांव की बाकी की लड़कियां बिंदिया से जला करती थी। एक दिन बिंदिया नदी से पानी भरने के लिए जा रही थी। तभी करिश्मा नाम की एक लड़की कहती है, बिंदिया तू चाहे दिखने में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो तो आखिर गरीब भिखमंगी ही ना, और वही रहोगी। तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती, समझे? हम चाहे दिखने में कैसे भी हो, लेकिन हम तुमसे बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। करिश्मा, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ। नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, वो तो तुम्हें अपने घर का बोझ समझते हैं। और देखना, वो बहुत ही जल्दी तुम्हारी शादी कराकर तुम्हें अपने घर से निकाल फेंकेंगे। ये बोलकर सभी लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है। ये देखकर बिंदिया उदास हो जाती है और वो नदी से पानी भरकर घर आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। एक दिन बिंदिया की माँ उससे कहती है, बिंदिया बेटी, शहर से तेरे मामा का कॉल आया था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर में तेरे लिए रिश्ते की बात की है। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और हाँ, आप भी फोन करके मामा को मना कर दो। ये कैसी बात कर रही है बेटी? इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है। वे लोग बहुत ही खानदानी और रईस हैं, और तो और उन्हें दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। तेरी शादी होगी तो उसी घर में होगी। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं शहर जाना चाहती हूँ। मैं शहर जाकर वहाँ नौकरी करूँगी और आपकी और पापा की अच्छे से देखभाल करूँगी। बंद कर अपनी ये बकवास। मैंने और तेरे पिता ने पहले ही फैसला कर लिया है। तेरी शादी होगी तो उसी लड़के से होगी। अब फालतू की बकवास नहीं, समझी? इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिंदिया रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड बंटी के पास जाती है और बोलती है, बंटी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कुछ करो बंटी। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ। अब तुम ही कुछ करो। ये तुम क्या कह रही हो बिंदिया? इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो अभी कोई जॉब भी नहीं है। फिर मैं तुम्हारे घर वाले से किस मुंह से तुम्हारे रिश्ते की बात करूँ? बिंदिया, तुम कुछ दिन और इंतजार करो। मैं अगले हफ्ते ही शहर जा रहा हूँ। वहाँ जाकर पहले अपनी जॉब देखता हूँ, फिर गांव आकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। लेकिन बंटी, इस बीच अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, विश्वास करो। बंटी बिंदिया को दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन बिंदिया को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़के की माँ कहती है, बेटी तो आपकी बहुत ही सुंदर है बहन जी। बस मेरा घर और मेरे बेटे को संभाल ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी, खाना तो पका लेती हो ना? हाँ, मैं सब कुछ पका लेती हूँ। आप जो बोलोगी मैं वो सब पका दूंगी। हाँ बहन जी, बहुत ही मेहनती है मेरी बेटी। ये जो सब कुछ भी आप लोग खा रहे हैं ना, ये सब मेरी बेटी ने ही बनाया है। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी। ठीक है बहन जी, लड़की हमें पसंद है। हम अगले ही हफ्ते शादी करना चाहते हैं। अगले हफ्ते? बहन जी, इतनी जल्दबाजी में मैं सारा इंतजाम कैसे करूँगा? कुछ समय और दे दीजिए। देखिए भाई साहब, अगले महीने मेरे बेटे को काम के सिलसिले में विदेश जाना है, तो हम चाहते हैं बेटे के जाने से पहले ही उसकी शादी हो जाए। अगर आप लोग अगले हफ्ते शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और रिश्ता देख लेंगे। वैसे भी मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अरे नहीं बहन जी, आप लोग तो खामखाई गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते ही शादी का इंतजाम करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। उसके बाद वे लोग रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं।
बिंदिया अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तो बंटी से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से शादी नहीं करूँगी। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हे भगवान, मेरी मदद करो। इधर बिंदिया के माता पिता अपना घर गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां करते हैं। बिंदिया की शादी में अभी 2 दिन ही बचे थे, तभी लड़के की माँ की बिंदिया की माँ के पास फोन आता है। हेलो बहन जी, सुनिए, लड़की का लहंगा आप लोगों को ही खरीदना पड़ेगा। हम लोग लड़की का लहंगा नहीं लाएंगे, इसलिए आज ही उसका लहंगा बनवा लीजिएगा। लेकिन बहन जी, उस दिन तो आपने कहा था लड़की का लहंगा आप लेकर आएंगी। नहीं नहीं, लहंगा आप लोगों को ही देना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यही बताने के लिए फोन किया था। अब रखती हूँ। उसके बाद लड़के की माँ फोन रख देती है। ये खबर सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। बिंदिया की माँ, सारे पैसे तो शादी की तैयारी में ही खर्च हो गए। अब लहंगा किस पैसे से खरीद कर लाएंगे? देख लिया ना माँ आपने, मैंने पहले ही कहा था मैं ये शादी नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये लोग भी बाकी सबकी तरह ही निकले ना। ये बोलकर बिंदिया नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर बंटी को याद करके खूब रोती है। तभी बिंदिया देखती है नदी में एक बक्सा बह रहा है। बिंदिया उस बक्से को पानी से निकालकर उसे खोलती है। बक्से को खोलते ही बक्सा चमक उठता है और उस बक्से के अंदर से एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने आज बरसों के बाद मुझे इस बक्से से आजाद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप कौन है आप, और आप इस तरह बक्से के अंदर कैसे जिंदा रह रही थी? मैं परी लोक की विशाखा परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने धोखे से इस बक्से में बंद कर दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे इस बक्से से आजाद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं परी जी, कल मेरी शादी होने वाली है और मैं अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिंदिया, ये लो, ये तुम्हारी शादी का जादुई लहंगा है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। जाओ बेटी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिलेंगी। उसके बाद वो परी जादुई लहंगा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। मेरी खुशियाँ तो बंटी से ही थी परी जी, लेकिन ये शादी करने के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से नहीं बल्कि गम से भर जाएगी। खैर, उसके बाद बिंदिया वो लहंगा लेकर घर आ जाती है और अपने माँ पिताजी को वो लहंगा दिखाती है। लहंगा देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन बिंदिया अभी भी बहुत उदास थी। वो अपने कमरे में जाकर फिर से रोने लगती है। वो पूरी रात बंटी को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन बारात आती है। बिंदिया अपना लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। सभी लोग बिंदिया के लहंगे की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी लड़के की माँ बिंदिया के माता पिता से कहती है, देखिए भाई साहब, उस दिन तो हम लोग जल्दबाजी में लेन देन की बात करना ही भूल गए थे। वैसे तो हमारे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन हमने आपकी बेटी को पसंद किया है, तो इसलिए अभी आपको दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए ही देने होंगे, तभी ये शादी हो पाएगी। बहन जी, इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? देखिए, वो सब तो मैं नहीं जानती। अगर पैसे नहीं दिए फिर ये शादी भी नहीं होगी। हम लोग अभी बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, गरीब बाप पर थोड़ा तो तरस खाइए। तभी बिंदिया गुस्से में वहाँ आ जाती है और बोलती है, बहुत हो गया आप लोगों का। मैं कब से आप लोगों की बकवास सुने जा रही हूँ। आप लोग यहाँ शादी करने आए हैं या फिर अपने बेटे का सौदा करने? अरे आप क्या ये रिश्ता तोड़ के जा रही हैं? मैं खुद ही आप जैसे लालची लोगों के घर शादी ही नहीं करना चाहती। अरे लड़की, अरे इस लड़की की तो अभी से ही जुबान कैंची की तरह चल रही है। अगर ऐसी लड़की से हमारे बेटे की शादी हो जाती फिर हमारा क्या होता? चल बेटे, हमें ये शादी नहीं करनी। जादुई लहंगा, चल दिखा अपना कमाल। इन लालची माँ बेटे की वो हालत कर ताकि ये कभी जिंदगी में किसी से दहेज लेने से पहले 100 बार सोचे। बिंदिया के इतना कहते ही
जादुई लहंगा उन दोनों माँ बेटों को हवा में उल्टा लटका देती है। बेटी हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नीचे उतारो, हम अब कभी किसी से दहेज नहीं लेंगे, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। बेटी छोड़ दे इन्हें दो। अपने पिता की ये बात सुनकर बिंदिया उन्हें छोड़ देती है और वे लोग मारे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बिंदिया की माँ रो ही रही थी, तभी उधर से बंटी आता है और कहता है, अंकल आंटी रोइए मत, मैं आपकी बेटी बिंदिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी बिंदिया से शादी करूँगा। ये सुनकर बिंदिया बहुत ही खुश हो जाती है। हाँ माँ पापा, मैं भी बंटी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी बंटी से शादी करना चाहती हूँ। शायद मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए ही उस परी ने मुझे ये जादुई लहंगा दिया था और ये सब इसी जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। उसके बाद बिंदिया सभी को उस जादुई लहंगा के बारे में बताती है। सभी लोग को बंटी भी पसंद आ जाता है और फिर बड़े ही धूमधाम से उसी मंडप पर बिंदिया और बंटी की शादी हो जाती है और बिंदिया खुशी खुशी बंटी के साथ रहने लगती है। ब्रिटेन राज्य में सिया नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। सिया जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सिया अपनी चाची मंजू के साथ रहती थी। मंजू बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह सिया पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाने तक को नहीं देती थी। लेकिन सिया बहुत ही विनम्र और समझदार थी। वह बिना कुछ बोले अपने चाची की हर बात मानती थी। सिया कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए बिरयानी बनाकर ले आओ। पर चाची, अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और बिरयानी बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए बिरयानी बना कर ले आती हूँ। अगले दिन, सिया ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है, इसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है, जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। ध्यान रहे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है और सिया कामों में लग जाती है। सिया चुपचाप अपनी चाची से बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा था। मंजू खुद को ठंडा करने के लिए पंखा कर रही थी। वही सिया धूप में बैठकर धान को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उससे कहती है, सिया तुम कितने धीरे धीरे काम कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर ही तो रही हूँ चाची, ये धान ही इतना ज्यादा है कि वक्त लग रहा है। तुमने मुझे पलट कर जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम शाम तक इन सारे धान का चावल तैयार करोगी, समझी? चाची ये मैं कैसे कर सकती हूँ? चावल तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? सिया धूप में धान सुखा रही थी। धान बहुत सारा था, उसे सुखाने में ही सिया का पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी इतने सारे धान का चावल कैसे बनाऊं? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती, भगवान मेरी मदद करो। सिया ये बोलकर रो ही रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और सिया से बोलती है, हाय सिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हैं? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया, आप ये नहीं कर पाओगे, आप जाओ। किसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी? सिया तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये सब मैं कर दूंगी। सिया सुबह से काम करके बहुत थक गई थी। वह उस लड़की की बात सुनकर वहीं पर सो गई। तभी उस लड़की ने कुछ जादू किया और देखते ही देखते खिलखिलाते हुए चावल में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त,
इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। सुबह चाची मंजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया की आंखें खुली। हे भगवान, चाची, चावल तो क्या सारा धान का चावल बन गया है? तभी उधर से मंजू आ जाती है। महारानी, अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची जी, मैंने ये सारा धान का चावल बना दिया। अपनी चाची की तरह सिया भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने अपनी चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसके चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन मंजू सिया को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। सिया, कल तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें इस चलनी से पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी? क्या? पर ये कैसे संभव है? तुम्हारे लिए धान का चावल बनाना संभव हो सकता है, तो ये क्यों नहीं? जितना कहा गया उतना करो, वरना मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है। सिया बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस चलनी से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। पर अगर मैंने ये नहीं किया, फिर तो मुझे 7 दिनों तक भूखे ही रहना होगा। कोई तो मेरी मदद करो। कैसे हो सिया? हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा रोती ही रहती हो। बताओ क्या बात है? हे प्यारी लड़की, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरी प्यारी दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ। इस बार तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ मुझे। फिर सिया उसे सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को भरने में लगी हुई हो? एक काम करो, तुम थोड़ी देर घूम कर आ जाओ। ये चलनी मुझे दो, मैं इसे करती हूँ। अब तुम जाओ और वादा करो तुम मुझे देखोगी नहीं। सिया वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जरूर एक परी होगी। हाँ, वो एक परी ही है। मुझे उससे मिलना होगा। सिया वापस उस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर ना तो तालाब थी और ना ही वो लड़की। ये तालाब, ये तो खाली हो गई और वो लड़की भी चली गई। तभी मंजू वहाँ आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, अरे ये तुमने कैसे कर दिया? इस चलनी से? और कैसे? आपने ही तो मुझे ये चलनी दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले गई। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, पर इस बार तुम एक महल बनाओगी, समझी? वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है। चुप करो। अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। सिया फिर से सोच में पड़ गई। मैं यह नहीं कर सकती। ओ प्यारी जादुई लड़की, प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। बस इतनी सी बात। तुम अपने घर जाओ और शाम को अपनी चाची को लेकर यहाँ आ जाना। तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब अपनी चाची को रोको, उसे और मनमानी करने मत दो। अब जाओ। जैसे सिया वहाँ से गई, उस जादुई लड़की ने एक जादू किया और वहाँ पर एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। जब शाम को सिया अपनी चाची के साथ वहाँ आई तो वे दोनों महल को देखकर हैरान रह गए। वे दोनों महल के भीतर गई। उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। तभी वो दोनों महल के तरखाने में पहुँच गए। तभी सिया ने मौका देकर तरखाने को बंद कर दिया। सिया, ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आप मुझ पर और ज्यादा जुर्म नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। सिया उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी सौतेली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर सिया की तरफ नहीं देखती है। सिया महल में आराम से रहने लगती है।
एक दिन सिया बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम विवान है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ जंगल में शिकार करने आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो पश्चिम की यात्रा कर अपने राज की तरफ लौट रहा था। बस थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से किसी का जीने का हक छीने। हाँ, मेरा मानना भी यही है। यहाँ पास ही मेरा महल है, आप चलकर वहाँ आराम कर सकते हैं। विवान बहुत ही अच्छा राजकुमार था। सिया और विवान की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी और दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। सिया, ये लो, ये मलमल का लहंगा है। मैं ये चाहता हूँ हम अब जब भी मिले तो तुम मुझे इसी मलमल के लहंगे में मिलो। देखो, मैं जल्दी ही अपने पिता से शादी की अनुमति लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। विवान सिया से विदा लेकर अपने राज्य में लौट आया। वह अपने राज्य पहुंचा तो वहाँ उसकी बचपन की दोस्त लैला उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विवान, अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहा जा रहा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर विवान ने लैला को सिया के बारे में बताया और ये भी बताया कि सिया और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर लैला गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, विवान, तुम्हारे पिताजी तो राज्य से बाहर गए हैं। अब जाते जाते आखिर बार मेरे साथ चाय पीकर तो जा ही सकते हो ना। और फिर लैला बड़ी ही चालाकी से विवान के चाय में सम्मोहन वाली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। विवान अब पूरी तरह से लैला के बस में हो जाता है। वो वही करता और सुनता है जो लैला चाहती है। जल्दी ही पूरे राज्य में लैला और विवान की शादी का घोषणा करवा दी गई। अरे, तुमने सुना? पड़ोस की राज्य की राजकुमारी लैला और विवान की शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वहीं दूर खड़ी सिया भी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवान मुझसे धोखा नहीं कर सकता। फिर वो लैला से शादी क्यों कर रहा है? क्या उसने मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब झूठ और फरेब था? सिया रो रही थी। तभी फिर से वो जादुई लड़की वहाँ प्रकट होती है। ओ मेरी प्यारी दोस्त, तुम फिर से रो रही हो? सिया ने रोते हुए उसे विवान के बारे में बताया। सिया, मैं विवान को अच्छे से जानती हूँ। वो इस तरह का इंसान नहीं है। लगता है उसे किसी ने सम्मोहित किया है। सम्मोहन? फिर तो मुझे जल्दी से विवान के ऊपर से इस सम्मोहन को तोड़ना होगा, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम अपने प्यार से ही इसे तोड़ सकती हो। तुम उसके दिए जादुई मलमल के लहंगे को पहनकर उसके पास जाओ और प्यार के जादुई शब्द उससे कहो। जल्दी जाओ। सिया जल्दी से उस जादुई मलमल के लहंगे को पहन लेती है और जल्दी विवान के राज्य की तरफ निकल जाती है। वह जल्दी ही विवान के महल में पहुंच जाती है। वहां शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सिया जल्दी से महल के अंदर गई। सबकी नजर सिया पर ही थी। जैसे ही विवान ने सिया को देखा, उससे सब कुछ याद आने लगा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर विवान सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए सिया के साथ उसके महल में आ गया। लैला बस उससे जाते हुए ही देखती रह गई। और फिर परी ने सिया और विवान की शादी करवा दी और दोनों उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।